हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टीचिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यू क्वेश्चंस की यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने हैं तो 30+ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो जितने भी स्टूडेंट्स झारखंड बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम या फिर झारखंड बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये क्लास है। और आप स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखेंगे। आप अदर स्टेट से भी हैं तो भी आप देख सकते हैं अगर आपके पोर्शन में सिलेबस में टीचिंग एप्टीट्यूड है तो। ओके, और एक एक चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए चलेंगे। और आपको यहाँ पर अपने आप को एक टीचर मानना है और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर को करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर को करेंगे। वैसे में अधिक चांस रहेगा क्वेश्चन करेक्ट होने के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, शिक्षा क्या है, व्हाट इज़ एजुकेशन। कल की क्लास अगर आप देखे हैं थ्योरी क्लास तो उसमें ये मैं आपको बताई हूँ। एजुकेशन शब्द जो है इसका ओरिजिन कैसे हुआ है, कैसे बना है, इसका मतलब क्या है, टाइप क्या है, इसका फंक्शन क्या है, सब चीज़ इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देख ली है। तो आज एमसीक्यू पर भी फोकस करते हैं। ऑप्शन को ना एलिमिनेट करने भी हमें यहाँ पर सीखना है। तो हमें पूछा है कि एजुकेशन है क्या। एजुकेशन क्या एक बुक है? बिल्कुल नहीं। एजुकेशन इज़ ए बिजनेस, शिक्षा क्या व्यवसाय है? नहीं। एजुकेशन इज़ दैट विच कम्स ओनली फ्रॉम टीचर्स, जो हमें टीचर्स से मिलती है वही क्या शिक्षा है? तो ये भी नहीं। तो ए बी सी तीनों जो ऑप्शन है एलिमिनेट हो जाते हैं। फोर्थ वाला देखते हैं डी, शिक्षा एक ज्ञान और अनुभव है। एजुकेशन इज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो यही हम लोगों को सूटेबल आंसर लग रहा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। शिक्षा को थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि ये जो शिक्षा है, एजुकेशन है, ये क्या है। शिक्षा क्या है? ये एक लर्निंग प्रोसेस तो है ही, लेकिन ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इट इज़ अ प्रोसेस, है ना। शिक्षा क्या करती है? समाज को शिक्षित करती है। शिक्षित करने के साथ साथ ये जो समाज है उसका संचालन करने में भी शिक्षा मदद करती है। ओके, और शिक्षा ही समाज के विकास के लिए भावी नागरिकों का निर्माण करती है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रीय शिक्षा से अभिप्राय है, यानी कि जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है इसका मतलब क्या होता है। ऑप्शंस को पढ़ेंगे। शिक्षक को बालक के स्तर तक आना होगा, क्या ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब है। ऑप्शन बी क्या है कि ज्ञान को लघु पदों में बांटकर जिससे बालक सरलता से सीख सकता है, बाय डिवाइडिंग नॉलेज इनटू स्मॉल स्टेप विच द चाइल्ड कैन लर्न इजीली। ऑप्शन सी है पाठ के कठिन बिंदुओं को हटा देना, क्या ये शिक्षा है। और ऑप्शन डी क्या है, स्टडिंग हाउ द चाइल्ड विल रीड एंड क्रिएटिंग कंडीशंस फॉर लर्निंग, अध्ययन करते हुए कि बालक कैसे पढ़ेगा तथा सीखने की परिस्थितियाँ उत्पन्न करना। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब यहाँ पर हमें बताना है। तो देखो, आप एक टीचर है ना, आप किसी भी क्लास को, कोई भी क्लास में आप एंटर कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो सबसे पहले आपको उस स्तर, बालक के स्तर को हमें देखना होगा कि बालक किस तरह का लैंग्वेज समझता है। ठीक है, तो शिक्षक को बालक के स्तर तक आना होगा। देखो, आप एक टीचर हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार वहाँ पर वर्ड्स का यूज़ करने लगेंगे। मान लो आप क्लास 5 में गए हैं और आप इंटर लेवल के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे में बच्चे नहीं समझ पाएंगे। आपको क्या ध्यान रखना है, बच्चे कौन से लैंग्वेज को समझते हैं उसी तरह से आपको यहाँ पर उनके साथ ट्रीट करना है और बातचीत करना होगा, तभी जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहलाएगा। यहाँ पर ऐसा ना हो कि जो टीचर है वो बस बोले जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, लेकिन बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये चाइल्ड सेंटर्ड नहीं होगा, है ना। चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब ही है कि बच्चे को आप जो चीज़ पढ़ाएंगे उसे वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाए और अप्लाई कर पाए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए, द टीचर्स टू टीच सच स्टूडेंट्स हु। शिक्षक को कैसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, वैसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए जो प्रतिभाशाली यानी कि टैलेंटेड हो, या फिर वैसे बच्चे को पढ़ाना चाहिए जो कि यहाँ पर मंद बुद्धि होगा, मंद बुद्धि के हों, या फिर बी जो नॉर्मल हो, या फिर बी ऑफ ऑल टाइप, सभी प्रकार के हों। तो अगर आप एक टीचर हैं तो आप कोई भी पार्शियलिटी नहीं करेंगे। कोई क्लास में गए हैं तो सबको एक समान, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है, सबको समान
रूप से देखना है और सभी प्रकार के बच्चों को पढ़ाना है। जो टैलेंटेड है उनको भी ध्यान देना है, जो मंद बुद्धि के हैं, जो क्लोज्ड माइंड होते हैं उनको भी ध्यान देना है, और जो सामान्य नॉर्मल बच्चे होते हैं सबको ही साथ में लेकर के आपको पढ़ाना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा के लिए उपयुक्त है, सुइटेबल फॉर एजुकेशन, एजुकेशन के लिए क्या यहाँ पर सही है। प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम, वर्तमान शिक्षा पद्धति, बुक एग्जामिनेशन मेथड जो कि सब पुस्तक परीक्षा पद्धति, सेमेस्टर सिस्टम और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर सिस्टम यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पद्धति। तो देखो बुक में ना यहाँ पर दिया हुआ है कि सेमेस्टर सिस्टम, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर जो है ना ये करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पर एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस होंगे, जो क्वेश्चन आपको पूछेगा उसका आंसर टिक करना है। यहाँ पर आप चाह करके भी, आपकी जितनी भी दुश्मनी भी रहे उस स्टूडेंट से, चाह करके भी आप उसको गलत नहीं कर सकते अगर सही है तो। ठीक है। तो एमसीक्यू पैटर्न में क्या होता है ना कि इसमें आप नंबर को काट छाँट नहीं सकते, लेकिन सेमेस्टर पद्धति में होगा और वहाँ पर थ्योरी टाइप से होगा, लिखने के लिए आपको मिलेगा, तो वहाँ टीचर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। टीचर का मूड अगर थोड़ा सा मतलब वो सैड है तो वो डिस्टर्ब वो चल रहा है तो उसमें नंबर में कटौती करेगा ही। तो इसीलिए जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होगा। इसमें आप चाह करके भी बच्चे का अगर जो नंबर होगा वो आप नहीं काट सकते हैं। ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, आधुनिक शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य क्या लक्ष्य हो सकता है, यानी कि द रियल गोल ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। और टीचिंग एप्टीट्यूड आप जब भी पढ़ो ना तो बाइलिंगुअल पढ़ो। हिंदी में बहुत सारा शब्द होता है जो आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन वही चीज़ इंग्लिश में आप एक बार देख लेते हैं ना तो तुरंत वो याद हो जाता है। तो बाइलिंगुअल पढ़ो, मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है कि आधुनिक शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य क्या होता है। बालक में उत्तम आदतों का निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट्स इन द चाइल्ड, और उपाधियों का संकलन, कंपाइलेशन ऑफ टाइटल्स। नेक्स्ट है जीवन यापन का प्रशिक्षण या फिर पूर्वगामी महापुरुषों का अनुगमन। तो यहाँ पर बोला है कि वास्तविक लक्ष्य क्या होना चाहिए बालकों का। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन फर्स्ट, बालक में उत्तम आदतों का निर्माण करना ही जो आधुनिक शिक्षा है, मॉडर्न एजुकेशन है, उसका रियल गोल है। ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, शिक्षा के सप्त सूत्रों में केंद्रीभूत गुण माना जाता है। द सेंट्रल क्वालिटीज कंसिडर्ड इन द 7 सूत्रास ऑफ एजुकेशन आर। क्या होगा, मानवीयता, ह्यूमैनिटी, चारित्रिक योग्यता, आत्मानुभूति, आर्थिक प्रबुद्धता, यहाँ पर है एनलाइटमेंट। राइट आंसर क्या होगा, तो केंद्रीभूत गुण माना जाता है सब शिक्षा के सप्त सूत्रों की, तो मानवीयता होना बहुत ज़रूरी है। ह्यूमैनिटी हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, इंसान तो है, ह्यूमन तो है, लेकिन उसके अंदर से ह्यूमैनिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो ये चीज़ होना बेहद ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को सिखाने के लिए खोज पद्धति का आविष्कार किया गया है। तो डिस्कवरी मेथड हैज़ बीन इन्वेंटेड टू टीच स्टूडेंट्स। प्राथमिक स्तर पर, हाई स्कूल स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर, या फिर सभी स्तरों पर। तो सभी है, देख करके सभी नहीं करना है। डिस्कवरी मेथड से, खोज मेथड से किस स्टेज के या फिर कौन से स्तर के, कौन से लेवल के बच्चे जो है ना वो पढ़ाई करते हैं। ठीक है। छात्रों को सिखाने के लिए खोज पद्धति का आविष्कार किया गया है, तो वो कौन से लेवल के बच्चे हो सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जो कि है हाई स्कूल के बच्चे हैं ना। तो इसमें कौन से स्टेज के बच्चे होते हैं, तो एडोलसेंस पीरियड के यहाँ पर बच्चे ज़्यादातर पाए जाते हैं। और एडोलसेंस जो एज है, पीरियड है, वो कब से कब तक चलता है, 11 या फिर 12 से लेकर के 18-19 तक चलता है। इसमें आप बच्चों को कुछ भी बताइए ना, वो मतलब आप कोई चीज़ बता रहे हैं तो वो उसमें तुरंत बिलीव नहीं करता है जब तक वो खुद से डिस्कवरी उसका ना कर ले, खुद से उसकी खोज ना कर, मतलब जब तक वो खुद से खोज नहीं करेगा तब तक वो नहीं सीख, मतलब उस पर विश्वास नहीं करता है। ठीक है।
तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है शिक्षक का विद्यालय में सर्वोच्च कार्य है। द हाईएस्ट वर्क ऑफ द टीचर इन द स्कूल। स्कूल में शिक्षक का सबसे प्रायोरिटी में कौन सा काम है? तो छात्रों का मार्गदर्शन करना, छात्रों का मार्गदर्शन संबंधी प्रबंध करना, छात्रों की उचित देखभाल करना, छात्रों का उपचार करना। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा? तो देखो यहाँ पर छात्रों का मार्गदर्शन संबंधी प्रबंध करने से कुछ नहीं होगा। आप एक शिक्षक हैं तो आप उसको गाइड करेंगे, ठीक है। उचित देखभाल नहीं होगा, उपचार भी नहीं। हमारा यहाँ पर अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो रहा है? ऑप्शन फर्स्ट आ रहा है, जो कि छात्रों का मार्गदर्शन करना, गाइडेंस द स्टूडेंट। क्या सही है क्या गलत है, आप बच्चे को गाइड करेंगे तभी वो सही डायरेक्शन में बच्चा जाएगा। तो छात्रों का मार्गदर्शन करना ये एक शिक्षक का सर्वोच्च कार्य है। कहाँ? विद्यालय में। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक ने शिक्षण का पुनर्बलन सिद्धांत दिया है? Which behavioral psychologist has given reinforcement theory of learning? इम्पॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। रीइंफोर्समेंट थ्योरी जो है शिक्षण का, यानी कि पुनर्बलन सिद्धांत शिक्षण का कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिया है? ऑप्शन से BF स्किनर, सोरेनसन, चाइल्ड्स और डॉक्टर सुरेश भटनागर। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन फर्स्ट BF स्किनर होगा। इन्होंने शिक्षण का जो है पुनर्बलन सिद्धांत को दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू टीचिंग एफिशिएंसी? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना और ये सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा 10 का? आप सभी को पता है ना आंसर, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तभी आपको याद रहेगा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन डी, जो कि है ये सभी। सैम्पल राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड ये भी है, सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड आस्किंग क्वेश्चंस ये सभी क्या है? शिक्षण कुशलता से रिलेटेड हैं, टीचिंग एफिशिएंसी से रिलेटेड है ये तीनों ही। क्वेश्चन नंबर 11 है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया? हु प्रोपाउंडेड द किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन? क्या क्या ऑप्शन है? TP नन है, स्पेंसर है, नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रोबेल एंड मोंटेसरी। करेक्ट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, फ्रोबेल ने। और ये फ्रोबेल जो है ना, कहाँ के रहने वाले थे? तो ये जर्मनी के रहने वाले थे और 1840 में इन्होंने जर्मनी में पहला किंडरगार्टन जो सिस्टम है उसको ओपन किया था, ठीक है। याद रखेंगे, किंडरगार्टन जो पद्धति है प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्रोबेल ने किया था। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। ए गुड टीचर प्रमोट्स एमंग द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के बीच में किस चीज़ को एक जो गुड टीचर है वो किसको प्रमोट करता है? प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंदिता की भावना को, या फिर तटस्थता, यहाँ पर होगा तटस्थता की भावना को। तो वो बढ़ावा किस चीज़ को देगा ये हमें बताना है। करेक्ट आंसर जो है ना, अच्छा एलिमिनेट करते हुए हम लोग चलेंगे, प्रतियोगिता की भावना को ये नहीं बढ़ाएगा और नेगेटिव चीज़ों को भी ना आप लोग छांटने की कोशिश करेंगे। ओके, द फीलिंग ऑफ न्यूट्रलिटी इसे भी वो नहीं बढ़ावा देगा, तो ये होगा नहीं। फीलिंग ऑफ रिवेलरी नहीं होगा, तो वो कैसा किस चीज़ को बढ़ावा देगा? सहयोग की भावना को एक गुड टीचर, एक अच्छा जो शिक्षक है वो बढ़ावा देगा, सहयोग की भावना। नेक्स्ट है, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका। इन द मॉडर्न टीचिंग लर्निंग प्रोसेस द टीचर्स रोल इज होगा, तो टीचर का क्या रोल है आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में? सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, गुड फैसिलिटेटर फॉर लर्निंग, बच्चों को गणित विज्ञान भाषा सिखाने की, बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की, या फिर बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। क्वेश्चन नंबर क्या है? 13 है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? देखो, बस सीमित जो लिमिटेड चीज़ें होंगी उसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन ही बस नहीं, उसको ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए जितनी भी
जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो दी जानी चाहिए। बच्चे को सभी कुछ पढ़ाने की यहाँ पर वो पता नहीं लग पा रहा है एजुकेशन से रिलेटेड। तो राइट आंसर क्या होगा, एक गुड फैसिलिटर फॉर लर्निंग, सीखने हेतु अच्छे सुलभकर्ता की करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव के, उसको क्या कहा जाता है। यानी कि कोई एक व्यक्ति है यहाँ पर, वो बस दूसरों को देख करके वो सीख रहा है, डायरेक्ट ये अनुभव एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, बस उसको देख रहा है और ये सीख रहा है, यानी कि अनुकरण करके वो सीख रहा है। तो उसे क्या कहेंगे, सामाजिक अधिगम कहेंगे, अनुबंधन कहेंगे, प्रायोगिक अधिगम कहेंगे, आकस्मिक अधिगम कहेंगे। तो बस देख के वो सीख रहा है, डायरेक्ट वो एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा नहीं होगा, इसे हम एलिमिनेट कर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, आकस्मिक अधिगम, आकस्मिक अधिगम जो है इंसिडेंटल लर्निंग नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट होगा, सामाजिक अधिगम, इसे सोशल लर्निंग कहेंगे। और सोशलाइजेशन एक टॉपिक आएगा आगे, वो भी हम लोग पढ़ेंगे और बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ भी जाएगा। सामाजिक अधिगम उसे कहेंगे जो हम दूसरों को देखते हैं, दूसरा जो व्यक्ति है उसके व्यवहार को देखते हैं और हम उससे सीखते हैं। ठीक है, आप अगर समाज में रह रहे हैं तो आप एक दूसरे को देखकर ही किस तरह से समाज में रहना चाहिए, कैसा बिहेवियर करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग देख कर के ही सीखते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था देश का विकास, किसका विकास करना। फ्रोबेल इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू एजुकेशन वॉज द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, व्यावसायिक स्कूल, वोकेशनल स्कूल, किंडरगार्टन, पब्लिक स्कूल एंड मॉन्टेसरी स्कूल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज किंडरगार्टन सिस्टम। ठीक है, और ये जर्मनी के रहने वाले थे, कौन, तो फ्रोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए महत्वपूर्ण है, क्या बोला है कि प्रभावशाली अध्यापिका, इफेक्टिव टीचर बनने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। पुस्तक से उत्तर को लिखने पर बल देना, देखो कहीं भी बल देना, फोर्स, इस टाइप का, एम्फसाइज, इस टाइप का अगर आए आंसर मतलब ऑप्शन में, तो उसे देखते ही काट देना। नेक्स्ट है, समूह गतिविधियों के बजाय व्यक्ति अधिगम पर ध्यान देना। देखो जब समूह गतिविधि हो रहा है तो हम भाई इंडिविजुअल क्यों देखेंगे, पूरे समूह को लेकर के चलेंगे, तो ऑप्शन बी भी यहाँ पर नहीं होगा। विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, अनदेखी, इग्नोर आपको नहीं करना है। बच्चा अगर उसका प्रॉब्लम को लेकर के आया है तो उसको पहले उसी टाइम में आप उसको सॉल्व करो, इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह के नेगेटिव वर्ड्स से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या नेगेटिव वर्ड था, एम्फसाइज, बल देना, हम फोर्स नहीं करेंगे। यहाँ पर इग्नोर, ये भी नहीं होगा। जब समूह कार्य हो रहा है तो हम एक आदमी को क्यों देखेंगे, ऑप्शन ए, बी, सी कट जाता है। यहाँ पर है प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, टू बी इन टच विद एवरी चाइल्ड। हम हर बच्चे के टच में रहेंगे तो उसे क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, वो किस में इंटरेस्टेड है, किस में इंटरेस्टेड नहीं है, इन सारी बातों का हमें पता लगता रहेगा टाइम टू टाइम। नेक्स्ट है ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। अध्यापक के रूप में आपकी प्राथमिकता क्या होगी, व्हाट विल बी योर प्रायोरिटी एज अ टीचर। और हाँ, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि क्लास का जो टाइमिंग है ना, एक हम लोग फिक्स करेंगे किस टाइम में, मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में, कब इसे अपलोड करना है बता दीजिएगा। और जो भी आपके डाउट्स होंगे ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। 17 का क्या पूछ रहा है कि अध्यापक के रूप में आपकी प्राथमिकता, प्रायोरिटी क्या होगी। समय की पाबंदी, बस पंक्चुअलिटी होने से कुछ नहीं होता है। व्यवसाय की प्रतिबद्धता व निष्ठा, कमिटमेंट एंड लॉयल्टी टू बिजनेस, थोड़े समय में धनोपार्जन, लालची वाला काम हमें बिल्कुल नहीं करना है। ग्रीडीपन, यहाँ पर ग्रीडीपन नहीं, लालचीपन आपको नहीं दिखाना है। ठीक है, ग्रीडी नेचर नहीं होना चाहिए एक शिक्षक। आप शिक्षक हैं तो आप भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके एक कथन था कि हर एक कक्षा में भविष्य का निर्माण किया जा रहा है, तो ऐसे ऐसे कुछ था। लेकिन ये आपको लालच नहीं करना है, विद्यार्थियों को खुश रखना है। खुश रखने से कुछ नहीं होता है, बस खुशी नहीं रखना है। तो प्राथमिकता आपकी क्या है,
तो कमिटमेंट एंड लॉयल्टी टू बिजनेस, आप जिस प्रोफेशन में आप टीचर हैं तो आप पूरी आस्था के साथ, विश्वास के साथ उस पर मन ध्यान लगा करके उस चीज़ को काम करेंगे। और ऐसा नहीं कि बस टीचर बन गए, सैलरी तो आ रहा है, टाइम पास करना, वैसा बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं करना है। और शिक्षा से रिलेटेड एक क्या कहते हैं उसको, विद्वान है जिन्होंने कहा था कि जिस प्रकार हम लोग खेती करते हैं तो खेती करने की शुरुआत हम कैसे करते हैं, जुताई से करते हैं ना, जुताई से हम लोग खेती की शुरुआत करते हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जो विकास होता है, मनुष्य का जो डेवलपमेंट होता है, उसकी शुरुआत शिक्षा से ही होती है। ओके, तो ऐसी बातों को याद रखना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक अध्यापक को छात्रों के कल्याण हेतु क्या करना चाहिए? व्हाट शुड अ टीचर डू फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स? छात्रों की समस्याओं को समझना चाहिए, छात्रों के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था करनी चाहिए, छात्रों की दैनिक गतिविधियों का निरीक्षण करना चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी। आंसर क्या होगा 18 का? ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट, उपरोक्त सभी हो जाएगा। देखो, छात्रों की समस्याओं को समझना और उसका निराकरण भी आपको करना है। बस समझ के कोई एक स्टूडेंट्स आपके सामने आ गया, अपना प्रॉब्लम बताया, सुन के चुप नहीं रहना है, उसको उस प्रॉब्लम से किस तरह से बाहर निकालना है ये भी आप ही को करना है। आप एक टीचर हैं तो आपको करना पड़ेगा। पौष्टिक आहार की व्यवस्था तो करनी ही चाहिए स्कूल में, और दैनिक गतिविधियों का निरीक्षण भी करते रहना चाहिए। शुड ऑब्जर्व द डेली एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, शिक्षण समझ के क्रियाकलापों के स्तर को बढ़ाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। टू मेंटेन द लेवल ऑफ टीचिंग अंडरस्टैंडिंग एक्टिविटीज़, इंपॉर्टेंट टॉपिक 4 मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, योग्य शिक्षक है, क्वालिफाइड टीचर, एफिशिएंस एडमिनिस्ट्रेशन, और इनमें से सभी। 19 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इनमें से सभी। शिक्षा के स्तर में ह्रास यहाँ पर होगा। ह्रास का मुख्य कारण क्या है? ह्रास को कैसे लिखते हैं? ऐसे करके शायद होगा। ह्रास का मुख्य कारण क्या है? नेग्लिजेंस ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि छात्रों की लापरवाही, शिक्षकों की अपारंगता मतलब इनकम्प्लीटेंस ऑफ टीचर्स, थॉटफुलनेस ऑफ पेरेंट, या फिर इनमें से सभी। 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, या फिर ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मूल्यांकन शिक्षक के लिए किस रूप में सहायक है? यह क्रिया शोध हेतु नए मार्ग खोलता है। शिक्षक अपने छात्रों को विभिन्न समूह में वर्गीकृत कर सकता है। शिक्षक अपने छात्रों को तत्काल प्रतिपुष्टि दे सकता है, या फिर इनमें से सभी। इसका आंसर क्या होगा 21 का? राइट आंसर जो है ऑप्शन डी यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये तीनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट है, शिक्षण में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी संभव है। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन टीचिंग इज पॉसिबल। प्रयोगशाला विधि में, व्याख्यान विधि द्वारा, या फिर चर्चा विधि द्वारा, या फिर श्रव्य दृश्य साधन द्वारा, थ्रू ऑडियो विजुअल इसके द्वारा, है ना। तो यहाँ पर बोला क्या है कि अधिकतम भागीदारी, पार्टिसिपेशन, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन किसके द्वारा, कौन से मेथड से होगा? 22 का राइट आंसर जो है ना, व्याख्यान विधि यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन व्याख्यान विधि में तो देखो टीचर है, स्टूडेंट्स हैं, तो व्याख्या करेगा कौन? टीचर ही करेगा। स्टूडेंट तो बस यहाँ पर पैसिव निष्क्रिय रहेगा, सुनता रहेगा। लेकिन चर्चा विधि में क्या होगा? बाय डिस्कशन मेथड। मान लो टीचर है, स्टूडेंट है, तो इसमें स्टूडेंट्स में कुछ क्वेश्चंस अगर यहाँ पर राइज होते हैं क्वेश्चंस, तो ये चर्चा विधि से, डिस्कशन मेथड से इसे सॉल्व किया जा सकता है। तो इसमें स्टूडेंट्स मान लो 30 हैं एक क्लास में, टीचर है, तो बच्चे भी आंसर करने की कोशिश करेंगे और टीचर तो आंसर करेगा ही करेगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी होना चाहिए। चर्चा विधि द्वारा जो है ना मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होता है स्टूडेंट्स का टीचिंग में, शिक्षण में। ओके, नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप है। द फॉर्म ऑफ एजुकेशन सिस्टम फॉर टैलेंटेड चिल्ड्रेन। योग्य शिक्षक, विशिष्ट विद्यालय, विशिष्ट पाठ्यक्रम, या फिर उपरोक्त सभी।
23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था का क्या है स्वरूप है क्या? 23 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, जो है योग्य शिक्षक भी होने चाहिए, विशिष्ट विद्यालय और विशिष्ट पाठ्यक्रम। और एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पे स्पेसिफिक कोर्स दिया हुआ है, लेकिन आप जब अभी रिवीजन करेंगे ना, बहुत बार पाठ्यचर्या सुनने को मिलेगा, यानी कि करिकुलम आपको सुनने को मिलेगा। करिकुलम क्या है? मान लो आप कोई स्कूल में है या फिर कॉलेज में है, तो जब से आपका एडमिशन होगा उस टाइम से लेकर के जितनी भी जो करिकुलम है, इसके अंदर जितने भी प्रोग्राम्स होंगे वो किसके अंदर होगा? पढ़ाई तो होगा ही, साथ ही साथ उसके अलावा जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ या फिर CCA को करिकुलर एक्टिविटीज़, वो सारी चीज़ें यहाँ पर उन सारी चीज़ों को करिकुलम कहते हैं। ध्यान देना, करिकुलम और सिलेबस अलग अलग चीज़ है। सिलेबस जो है ना, करिकुलम का ही एक छोटा सा पार्ट होता है। तो 23 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, शिक्षा में 10+2+3 पद्धति को किसने प्रस्तावित किया था? हु प्रपोज द 10+2+3 सिस्टम इन एजुकेशन? अब तो चेंज हो चुका है, 5+3+3+4 हो चुका है। अभी जो न्यू यानी कि NEP 2020 जो आया है 4 ये हो गया है, लेकिन 10+2+3 सिस्टम को किसने प्रतिपादित किया था, प्रस्तावित किया था? कोठारी कमीशन, मुदालियर कमीशन, राधाकृष्ण और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हमारा होगा कोठारी कमीशन। ये हुआ था 1964 टू 1966 तक, इसको लिख लेंगे, नोट डाउन कर लो। मुदालियर कमीशन जो है ना, इन्होंने सेकेंडरी लेवल वाला एजुकेशन, सेकेंडरी लेवल के एजुकेशन पर फोकस किया था, और ये हुआ था 1952 टू 1953 में। जब आप B.Ed में एडमिशन ले लेंगे ना, तो फर्स्ट सेमेस्टर में ही ये सारे कमीशंस पढ़ने को मिलेंगे। और राधाकृष्णन आयोग, इन्होंने विश्वविद्यालय स्तरीय जो विश्वविद्यालय पर इन्होंने यूनिवर्सिटी लेवल पर इन्होंने फोकस किया था, और ये हुआ था 1948 टू 1949, है ना। ईयर आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। 10+2+3 किसने दिया था पैटर्न को? तो ये कोठारी कमीशन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों की आवश्यकताओं और रुचियों को जानने में शिक्षक का ज्ञान इस विषय से संबंधित है। यानी कि देखो, जो स्टूडेंट्स है वो उसकी नीडेड क्या है, आवश्यकताएं क्या है, और वो जो स्टूडेंट है वो किस में इंटरेस्टेड है, इसको जानने के लिए एक शिक्षक को क्या जानना ज़रूरी है। आप एक टीचर हैं, स्टूडेंट को क्या पसंद है, नहीं पसंद है, वो किस में इंटरेस्टेड है और उसको क्या ज़रूरी है, ये जानने के लिए कौन सा विषय है जो आपको जानना ज़रूरी है। फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, या फिर पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का मनोविज्ञान, शिक्षा दर्शन, शिक्षा का समाजशास्त्र, शिक्षा की राजनीति। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मनोविज्ञान आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप बच्चे की उस स्थिति को जान सकेंगे। ठीक है, मनोविज्ञान की नॉलेज आपको होनी ही चाहिए, आप एक टीचर हैं तो। नेक्स्ट है, शिक्षा क्या करती है? हु डज एजुकेशन डू? ये संस्कृति का संरक्षण करती है, संस्कृति का हस्तांतरण करती है, यानी कि ट्रांसफर कल्चर करती है, डेवलप्स कल्चर, या फिर परफॉर्म्स ऑल द अबव 3 फंक्शंस, यानी कि उपरोक्त तीनों कार्य सही हैं। शिक्षा क्या करती है? शिक्षा से ही समाज में किस तरह से रहना है, बड़ों के साथ कैसे ट्रीट करना है, छोटों के साथ कैसे ट्रीट करना है, ये हमें शिक्षा से ही पता लगता है, और समाज में रह करके। तो ये संस्कृति का भी संरक्षण करती है, संस्कृति का ये ट्रांसफ़र भी करती है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में इसको ट्रांसफ़र करती है। शिक्षा ही ये कार्य को करती है, और संस्कृति का क्या करती है, ये विकास भी करती है। ठीक है, जैसे मान लो आज हम लोग कॉलेज में दिवाली मनाए, सेलिब्रेट किए, तो ये हम लोग उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, हस्तांतरण कर रहे हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। आज हम कर रहे हैं, कल इस चीज़ को कोई और करेगा, परसों मतलब नेक्स्ट टाइम कोई और करेगा। तो इस तरह से हम अपना जो संस्कृति है, रीति रिवाज है, कल्चर है, इसका हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, इसका प्रिजर्व भी हम लोग करते हैं और डेवलप करते हैं अपने कल्चर को भी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। शिक्षा के चरित्र विकास के उद्देश्य के समर्थक हैं।
द सपोर्टर्स ऑफ द एम ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन आर, कौन है? हर्बर्ट है, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधा कृष्णन या फिर उपरोक्त सभी। जो शिक्षा के चरित्र विकास के उद्देश्य के समर्थक कौन कौन है? राइट आंसर जो होगा ना ये ऑप्शन डी, ये तीनों ही हैं, ये तीनों ही कहते हैं। और भी बहुत सारे यहाँ पर विद्वान हैं जो कहते हैं कि शिक्षा का जो उद्देश्य है उनमें से बहुत सारे ऐसे उद्देश्य हैं, उनमें से एक चरित्र विकास या फिर चरित्र निर्माण भी है। नेक्स्ट है सीखना विकास की प्रक्रिया है, किसका कथन है? हुज स्टेटमेंट इज लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, वुडवर्थ का, पियाजे का, चैम्पियंस क्या है? चैपमैन है, सॉरी, और बीएफ स्किनर। तो किसने कहा है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, वुडवर्थ ने ये स्टेटमेंट दिया है। और स्टेटमेंट को ना जो इम्पॉर्टेंट है उसको आप नोट डाउन कर लेना, और चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि पिछले साल भी मैं कराई थी। नेक्स्ट है छात्रों को अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय क्या है? देखो, अगर यहाँ पर बस हिंदी में रहता अभिप्रेरणा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता, लेकिन जैसे ही अभिप्रेरणा का इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे मोटिवेशन, तो हर किसी को पता होता है ना मोटिवेशन क्या है। द बेस्ट वे टू प्रोवाइड मोटिवेशन टू स्टूडेंट्स इज, छात्रों को अभिप्रेरित मोटिवेशन करने के लिए उत्तम उपाय क्या है? नवाचारों का प्रयोग, यूज ऑफ इनोवेशन, गिविंग अ गुड स्पीच, कंप्लेनिंग टू पेरेंट्स, और उपरोक्त सभी। 29 का आंसर क्या है? देखो, आप कंप्लेन करेंगे ना ये किसको? पेरेंट्स को, तो नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हो सकता है, तो कंप्लेन करना नहीं है, अच्छा भाषण नहीं होगा। नवाचारों का प्रयोग यहाँ पर राइट आंसर होगा। और पढ़ेंगे मोटिवेशन जो है ना ये 2 टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक होता है, एक्सट्रिंसिक यानी कि बाह्य होता है, और आंतरिक होता है। बाह्य जो हम किसी को देख करके मोटिवेट होते हैं, जैसे संदीप महेश्वरी को देख करके हम मोटिवेट हो गए कुछ समय के लिए, फिर जस के तस हो गया। और इंट्रिंसिक जो आपके अंदर से आप मतलब मोटिवेट हैं कि हाँ मुझे वो करना है तो करना है। जैसे आप अपने करियर में सेटल होने के लिए आप चाहते हैं एसएससी का इनकम टैक्स ऑफिसर हमको बनना ही है, वो आपका इंट्रिंसिक है, ठीक है। तो इस तरह से मोटिवेशन को भी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम का विश्लेषण क्या है? एनालिसिस ऑफ टीचिंग लर्निंग इज, ये मीनिंगफुल कंटेंट है, कंटेंट अर्थपूर्ण सामग्री, सार्थक, मीनिंगफुल कंटेंट सेमी दिया हुआ है ना, सार्थक है, फिर लॉजिकल रीजनिंग या फिर उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। तो ये लंबा सेशन थोड़ा चल गया, लेकिन क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना, और थ्योरी क्लास करें या ना करें ये भी बता देना। और एमसीक्यू क्वेश्चंस की तो प्रैक्टिस हम लोग करेंगे ही करेंगे। हिंदी इंग्लिश की भी मैं ट्राई करूँगी क्लासेस अपलोड करने की। और जितने भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, भाभी हैं, चाची हैं, जो भी हैं, ठीक है, भैया हैं, सबको जो बीएड करना चाहते हैं उनको शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी यहाँ से हेल्प हो सके। ओके।